3 साल हमने आप सबके सहयोग से यशस्वी आयोजन हुआ, जिसमें काफ़ी बड़े प्रमाण में आप सब लोगों का सहयोग मिला और जिसके कारण वो महोत्सव यशस्वी भी हुआ। और जो 2 साल पिछले थे वो कोविड के कारण हम कार्यक्रम नहीं कर सके। इसका एक दुख भी था, दर्द भी था और मन में एक कमी भी लगातार लगी रहती थी कि हमारे कार्यक्रम नहीं हो पाए। इस साल हम लोग हमने इसका आयोजन किया है, पर जब कोविड का पीरियड थोड़ा कम हुआ था तो अभी अनिल जी ने जैसे बताया एकांकिका स्पर्धा का आयोजन किया था और मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे भी कुछ एकांकिका देखने का सौभाग्य मिला। 450 कलाकार और 23 नाटिका एकांकिका हुई और उसमें कलाकारों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसमें दिया। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और जब मैं देखता था तो वो एकांकिका करने वाला जो मंडल था, कोई कुही का, कोई मांडल का, कोई गढ़चिरौली का, कोई चंद्रपुर का, यानी पिछड़े हुए क्षेत्र से आए हुए लड़के इतना टैलेंटेड काम कर रहे थे कि जिस पर विश्वास नहीं बैठ रहा था। तो एक बात मन में आई कि हमारे पास टैलेंटेड कलाकारों की कमी नहीं है, उनको एक्सपोजर जो मिलना चाहिए। हमारे कवि है, साहित्यिक है, हमारे अलग अलग प्रकार के विशेष रूप से नाट्य के विषय में हो, कई फिल्म इंडस्ट्री में जाकर भी काम करें, नए कलाकार बहुत हैं और उनको अवसर नहीं मिलता और इसलिए स्थानिक कलाकारों को अवसर मिलना चाहिए, हमारा पहला उद्देश्य था। पिछले बार कार्यक्रम में रविशंकर जी जब आए थे तो नागपुर और विदर्भ के 1000 कलाकारों ने अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेकर एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो पहली कोशिश तो हमारी यही थी कि हमारे स्थानिक कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और उसके साथ साथ हमने ये भी किया था कि हमारे जो कलाकार है, जो सीनियर है, उनका हम रोज सत्कार भी करते थे, रिकॉग्नाइज करते थे, उनको सम्मान देते थे, ताकि उनकी कला के प्रति उन्होंने जो सेवा की है इसलिए उनके प्रति भी ऋण व्यक्त करते थे। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि पिछले 2 साल पहले क्रीड़ा महोत्सव में हमने ज्येष्ठ महिलाओं के लिए क्रीड़ा स्पर्धा रखी थी। तो मैं यशवंत स्टेडियम गया था तो भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या 1300 थी। फिर मैं बजाज नगर के इसमें गया था तो वहां भी ऐसी 300-400 महिलाएं थी। तो एक बात ध्यान में आई कि लोगों को अवसर चाहिए और ये जो प्लेटफॉर्म है ये लोगों को प्राप्त करके देना सबके सहयोग से, यही हमारा प्रयास था। अभी मुझे कृपाल जी कह रहे कि आप नागपुर जिले में करिए। मेरी तो इच्छा थी कि विदर्भ के हर तालुका तक हम पहुंचे, हम उनकी मदद भी करते, पर कोविड के कारण हमको जाने में, पिछले बार हमने प्रयास किया था कि नागपुर के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में भी हमने कार्यक्रम किए थे। हमारे जो सांसद थे, क्या नाम उनका, पंजाब के हंसराज हाउस, तो उनका कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ क्योंकि वो पंजाब में तो बहुत पॉपुलर है, पर पहली बार उनको जिन्होंने देखा वो आज भी उसको याद करते हैं। तो अलग अलग राज्य के जो कलाकार हैं, उनकी जो कला है, चाहे वो साहित्य को, अभी चाणक्य के ऊपर मनोज जोशी का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, विवेकानंद जी के ऊपर हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर हुआ, भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर हुआ, और हमारा हर समय ये प्रयास रहता था। पिछले दिव्यांगों ने, क्या नाम उनका, डॉक्टर पाशा, सैयद पाशा, इन्होंने दिव्यांगों का कार्यक्रम तो इतना सुंदर किया कि सब लोग देखते रहे। और इन कलाकारों को प्रोत्साहित करते हुए हमने काफ़ी अच्छे प्रमाण में इसका आयोजन अभी तक किया है। अब कोविड के बाद 2 साल के बाद पहली बार कर रहे हैं और इसलिए कार्यक्रम की तैयारी तो अच्छी हुई, पर मैंने इनको कहा कि ये कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों में इस बार उनको भी लगना चाहिए कि हमने जाना चाहिए। वैसे हम लोग प्रमुख लोगों को पत्रिका भेजते, इन्विटेशन भेजते, वो भेजेंगे ही, पर एक निश्चित, ये चंद्रशेखर वर्ती या मोहन थोड़ा सा बस सर आप बैठिए सर। तो एक इस बार के जो कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं उसमें भी हमारे समिति ने काफ़ी अच्छे कार्यक्रम इस बार लाए हैं
थोड़ा सा झलक हमको देखने के लिए मिली। नेशनल इंटरनेशनल कलाकार इसमें है और स्थानिक कलाकारों को भी हम कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार कुछ मर्यादा थी, फिर भी इस समय दोनों का यह करके समन्वय करके ये आयोजन हुआ है। 17 दिसंबर को हम हर साल कोई कलाकारों को ही बुलाते हैं। तो इस बार मैं एनडीटीवी के कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन जी के साथ था, तो मैंने कुछ विषय निकाला नहीं, क्योंकि मैं हर साल उसको पत्र लिखता हूँ। तो योगायोग से उनकी भी प्रकृति, उनने मुझे कहा कि नितिन जी, मुझे वो बोल रहे थे कि तुम्हारी उम्र तो 10 साल कम लग रही है, इतना तुम्हारी स्वास्थ्य अच्छा है, पर मैं अभी थोड़ा सा थका हूँ। तो स्वाभाविक प्रकृति के कारण उनका आने के लिए अड़चन जाती थी। तो इस बार उनने खुद होकर मुझे कहा कि मुझे आना है, मैंने बहुत सुना है, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में आऊँगा। पर बाद में फिर उनका स्वास्थ्य अभी थोड़ा सा ठीक न होने के कारण उनने असमर्थता जताई। तो इस बार हमने संजय दत्त जो फिल्म स्टार है उनको बुलाया है। वैसे संजय दत्त भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और मेरे लिए तो उनके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं। हर बार नागपुर में कार्यक्रम न होते हुए मुझे मिलने के लिए केवल वो स्पेशल फ्लाइट से अनेक बार आते हैं। तो एक बार हमने कहा कि भाई आप संजय दत्त को बुलाएंगे, वो भी सीनियर हुए, तो उनके हाथ से ये कार्यक्रम का उद्घाटन 17 दिसंबर को होगा। और इसी कार्यक्रम में उद्घाटन के बाद जो AR रहमान इन्होंने जो चक दे इंडिया ये जो संगीत दिया था, उसमें जिस गीत को चक दे इंडिया को ऑस्कर का अवार्ड भी मिला है। और इसलिए ये कर हर मैदान फतेह ये जो गीत था, उसमें से फिल्म फेयर अवार्ड विजेते पार्श्वगायक सुखविंदर सिंह, ये सुखविंदर सिंह बहुत पॉपुलर है और कभी कभी जनरेशन के कारण हमें पता नहीं चलता। अपने हमारे एक कार्यकर्ता है, उनका लड़का है नौटियाल, क्या नाम उसका गायक, हाँ जुबिन नौटियाल, तो वो मेरे अक्सर दिल्ली आते थे और जब उनको कार्यक्रम के लिए बुलाया तो मुझे प्रश्न पड़ा कि मैंने संदीप जोशी को पूछा कि इनके कार्यक्रम में कौन आएगा। तो उन्होंने कहा आप देखो, जब मैं यशवंत स्टेडियम गया तो नौटियाल को सुनने के लिए पूरा स्टेडियम पैक हो गया था और पूरे युवा लोग उसके लिए आए थे। तो हमें पता नहीं कि आज लोगों में किसकी क्रेज है। सबको पार्श्व गायक सुखविंदर सिंह की भी यही क्रेज है और उनका एक लाइव कंसर्ट होगा। और विशेष रूप से जो 75 साल हमारे स्वाधीनता को हुए हैं, तो उसको लेकर हमने देशभक्ति गीतों को भी उनको कहा है कि आप उसको कहेंगे। तो ज़्यादातर ये भी कार्यक्रम 17 दिसंबर को है। 18 दिसंबर को भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं कैलाश खेर, और वो बहुत अच्छा गाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अवार्ड उनको मिले हैं और उनका कार्यक्रम है कैलाश खेर का। और वो कार्यक्रम सूफी संगीत का भी उनका अच्छा ही है। तो उनका कार्यक्रम 18 दिसंबर को शनिवार को है। 19 तारीख को कुमार विश्वास का, पिछले बार बरसात आई थी, पानी आया था, फिर भी लोगों आज भी उस कार्यक्रम को याद करते हैं। तो उनका भी कुमार विश्वास और उनके साथ जो सहकवि है उनकी एक काव्य महफिल है और वो भी देशभक्ति के आधार पर भी कुछ कविताएं सादर करने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि 75 साल पूरे हुए, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं है, लोक को प्रबोधन, लोक शिक्षण और लोक संस्कार, और उसके साथ लोगों में देशभक्ति भी तैयार हो, सामाजिक सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कल्चरल गुणवत्ता के साथ ये तैयार हो। ये प्रयास होने के कारण हमने ये कोशिश की है कि 75 साल के आधार पर भी कोई ना कोई थीम रहे। इस बार हमारी एकांकिका स्पर्धा की यही थीम थी और इसलिए काफ़ी स्वाधीनता इतिहास की सब एकांकिका बहुत अच्छी अच्छी उसमें सादर हुई थी। फिर 20 तारीख को एक होकल क्लासिकल एंड लाइट क्लासिकल, ऐसा एक काणेबुआ प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है और ये 20 तारीख को होगा। 21 तारीख को नॉर्थ साउथ जुगलबंदी का कार्यक्रम है और उसमें पंडित राकेश चौरासिया, शशांक सुब्रमण्यम, ओजर अडिया, मंजूषा पाटिल, रघुनंदन पणशीकर, सौरभ नाइक, नागेश अड़गावकर व संजय उपाध्याय, इनका सहभाग है। ये भी सब अंतर्राष्ट्रीय इसके कलाकार हैं।
22 तारीख को हमारे नागपुर के ही कलाकार है, उनका महानाट्य आम्रपाली, ये महानाट्य भगवान गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है और ये भी संदेश देने वाला ऐसा कार्यक्रम है। और 23 तारीख को डांस ऑन व्हील्स, ये दिव्यांगों का कार्यक्रम है। फिर डॉक्टर सैयद पाशा, तो ये कार्यक्रम पिछले बार भी मैं नहीं देख पाया, पर बहुत लोगों के इसमें इसकी स्फूर्तियाँ रही है और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। और स्वाधीनता का अमृत महोत्सव की थीम को लेकर उन्होंने ये सांस्कृतिक उत्सव की ये तैयार किया है। दिव्यांग कलाकार सब इसमें भाग लेने वाले हैं और भारतीय संस्कृति का दर्शन इस कार्यक्रम के द्वारा होने वाला है। 24 तारीख को मैं भी ये कार्यक्रम में करके आज 2-3 बार टीवी में देखने लगा, हास्य जत्रा। तो ये बहुत पॉपुलर कार्यक्रम है, टीवी पर काफ़ी लोग इसको सुनते हैं। तो ये पूरी टीम उनका कार्यक्रम करने वाली है और ये विनोदी कार्यक्रम है, ये 24 तारीख को है। 25 तारीख को गायक और संगीतकार शंकर महादेवन, इनका माय कंट्री माय इंडिया ये कार्यक्रम है। और कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से उत्तर पूर्व तक जो हमारी भारतीय संस्कृति, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश, तो ये जो थीम है इसके ऊपर पूरे अलग अलग संस्कृति का और उसके संगीत का एक प्रदर्शन इस कार्यक्रम में होने वाला है। एक 26 दिसंबर को हर साल हमारे यहाँ कार्यक्रम होता ही है और वो होता है हेमा मालिनी जी का। वो मुझे पार्लियामेंट में पूछती थी जब मिलती कि नितिन जी अब खासदार महोत्सव नहीं हुआ क्या, तो मैंने कहा इस बार होने वाला है। और योगायोग से कल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने मुझे दिल्ली भोजन के लिए उनके घर पर बुलाया, तो उसके पहले ही उनका कार्यक्रम निश्चित हुआ, इसकी मुझे खुशी, मुझे बार बार पूछती थी। तो उनका भी ये इस बार नया है, उसका उन्होंने राधा रास बिहारी करके नया कंसेप्ट है। अभी पुराने उनकी द्रौपदी हुई, बाकी सब जो उनकी थीम की हुई थी, ये नया है और ये भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो रास लीला है उसके ऊपर उनका ये कार्यक्रम है। और हेमा जी उसको पूरा रखने वाली हमारे सामने। ये नाट्य विष्कार भी है, संगीत भी है, नृत्य भी है, ये भी उनका कार्यक्रम अच्छा ही होगा। 2017 में हर साल हम सांस्कृतिक महोत्सव जो करते थे, 2 साल नहीं हो पाया, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा हमारे आयोजकों के मन में और एक थोड़ा सा एक निराशा थी कि क्या 2 साल नहीं कर पाए, इस साल भी कैसा होगा। तो इस बार उत्साह के साथ करने पर स्वाभाविक रूप से कोविड के कारण हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होते तो ये सांस्कृतिक विचार हम विदर्भ के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अनेक कार्यक्रम करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारी इस बार अड़चन है, पर कोविड से पूरी मुक्ति मिलने के बाद ये जो मूवमेंट है सांस्कृतिक, इसको और लोगों तक, पूरे विदर्भ तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। इसमें कोविड के नियमों के बारे में हमने परमिशंस ली है सब, और 9000 लोगों के लिए परमिशन मिली, उनको हर दिन हम मास्क भी वितरित करेंगे और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था हमने की है। ये जो टोल फ्री नंबर दिया है, मैंने इस बार कहा, अभी एक समय बहुत लोगों ने फ़ोन किया और यहाँ कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम था, काफ़ी लोगों को वो मिल गया, कुछ लोगों को मिलने का है, पर तुरंत मिल जाएगा। ये नंबर आपने नोट किया है, तो इसका जो दर्दी लोग हैं वो इसमें आए। और मैंने इस बार अनुरोध किया है कि हमारे तरफ से हम स्पेशल इन्वाइटी करके बीच में एक अच्छा सेक्शन तैयार करेंगे और उनको एक विधिवत पत्र भी देंगे और उनको स्पेशली बुलाएंगे। एक हमारी यहाँ विशेषता है कि अपनी पत्नी बच्चों के साथ हम सुरक्षित रूप से अच्छे वातावरण में जा सकते हैं, ये हमारे कार्यक्रमों की विशेषता रही है। और इसीलिए हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ उसी भाव से आती है। तो इस बार भी हम लोग विशेष रूप से हमारे नागपुर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी, बहुत से हाईकोर्ट जजेस ने मुझे कहा कि आप हमें नहीं बुलाते। अधिकारियों की, पुलिस कमिश्नर से लेकर सबकी इच्छा होती है कि हम परिवार के साथ आकर देखें। तो निश्चित रूप से हम ये भी व्यवस्था करेंगे और आप ऐसे कुछ लोगों के नाम अगर समिति में देंगे तो हम अपने तरफ से उनको विशेष रूप से निमंत्रित करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर दिन कार्यक्रम के लिए भी कोई अलग अलग अतिथि हम बुलाते हैं और उसके साथ साथ हम कलाकारों का भी सत्कार करते हैं कि विशेष रूप से जिनका सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान है वो भी निश्चित रूप से होगा। ये अभी तक जो हुआ है उसमें श्री रविशंकर जी से लेकर
इनका आशीर्वाद हमको मिला। बाद में फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे मुझे 4-5 दिन पहले अनिल कपूर जी का फोन आया था, तो मुझे पूछ रहे थे कि वो आपका चल रहा है कि नहीं, कैसे होता है। तो अब ये पूरे देश भर में अब ये पहुंचा है, तो ये स्वाभाविक रूप से सलमान खान, अनिल कपूर, जॉकी श्रॉफ, हेमा मालिनी, राकेश चौरासिया, शिवमणि, संगीतकार जतिन ललित, सुरेश वाडकर, नंदेश उमप, प्रसन्नजीत कोसंबी, ये जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं उनको आया। हमने स्थानिक लोगों को भी प्रोत्साहित किया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शैलेश दाणी, सूर ताल संसदीय कार्यक्रम, बाल नाट्य निर्माते संजय पेंडसे नागपुर के, उनको बाद में पराग माटेगांवकर प्रस्तुत, बाद में दीपाली घोंगे, इनका महारथी कर्ण, और पराग माटेगांव जी का आनंदवन भुवनी, ये भी हमने कार्यक्रम, ये अपने नागपुर के कलाकार हैं। तो हमने ये भी कोशिश की है कि हमारे स्थानिक कलाकारों को भी प्रोत्साहित करें और देश भर के भी कलाकार लाएं, और अलग अलग संस्कृति, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, ऐसे भी वहाँ के भी कलाकार, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई यहाँ से आता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। और अभी नागपुर में अभी कोशिश थी, पर मेरी बहुत इच्छा थी कि 26 जनवरी को इनॉग्रेशन करें, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर में हमने एक म्यूजिकल फाउंटेन बना रहे हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट नंबर 1 का फाउंटेन बनेगा, इतना ऊंचा, वो पानी के ऊपर नृत्य करने वाला है, और उसका संगीत तैयार हुआ है, AR रहमान जी ने किया है, कमेंट्री गुलजार साहब की है, और 5 ऑस्कर विनर है उसमें जो उसके साथ काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ रेवती करके तमिल और तेलुगु फिल्म की अभिनेत्री, उनको काम दिया था, जयंत खड़गकार वहाँ काम कर रहे हैं। 4000 लोगों की बहुत बड़ी गैलरी है बैठने की, और पानी डांस करेगा फुटाला तालाब में, और अभी मैं रोड भी बड़े किया है पूरे। और एक बात मैंने देखी है कि वहाँ 9 मंजिली इमारत बना रहे हैं, और 6 मंजिली पार्किंग है, 1100 गाड़ियों का पार्किंग है ऑटोमेटिक लिफ्ट में, और 3 मंजिले में फूड कोर्ट है। तो मैंने कहा गरीब लोग जो रास्ते पे पाव भाजी और पानीपुरी खाते वो मत करिए, उसी रेट में वो फुटाला तालाब की तरफ देखते हुए वहाँ फूड मॉल होगा, कम से कम 3-1 हजार लोग वहाँ खा सकेंगे। और ऊपर के ऊपर, सबसे ऊपर जो होगा वहाँ रेस्टोरेंट होगा, जो ज़्यादा पैसा दे सकते हैं वो रेस्टोरेंट में जाएंगे। और 9 मंजिली की इमारत काफ़ी बड़ी बन रही है, तो उसका भी काम शुरू है। और ये जो म्यूजिकल फाउंटेन है, ये हमारे नागपुर का नाम हिंदुस्तान में नहीं तो वर्ल्ड में पहुंचाएगा, क्योंकि मैंने चिंता की है कि दुबई का जो फाउंटेन था, तो ये फाउंटेन के जो पंप लाए हैं वो टर्की से है, आर्किटेक्ट फ्रांस का है, और काफ़ी वर्ल्ड के जितने बड़े लोग हैं उनका सहयोग लिया है, और मैं इसमें बड़ा आग्रही था, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। पर यह नागपुर के सांस्कृतिक वैभव को आगे लेके जाएगा। और एक है कि जो विवेकानंद जी के ऊपर एक लाइट एंड साउंड शो अंबाझरी तालाब में मंजूर करके रखा है, थोड़ा सा अड़चने दूर हो जाएगी अभी, तो वो भी उसी समय करने की कोशिश है। एक तरफ सुरेश भट्ट सभागृह हुआ, वसंतराव देशपांडे का सभागृह हमारे पास है, तब लग रहा था कि सुरेश भट्ट सभागृह में शायद लोग नहीं आएंगे, अब कार्यक्रम वहाँ शुरू होने लगे बड़े प्रमाण पर, तो वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो नागपुर में अभी ये जो सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाली कोई भजन मंडली वाली है, लोग बहुत हैं। मैं ये रेशीमबाग में चंद्रशेखर वराड़ पंडित जी थे, संत गजानन महाराज के शिष्य थे, उन्होंने महिलाओं के लिए हमने भजन स्पर्धा ली, और मुझे आश्चर्य लगा कि भजन स्पर्धा में कितनी महिला होते हैं, 750 मंडल की कम से कम 5000 महिलाओं ने भाग लिया, और इतना भजन मंडल में उत्साह था। तो फिर मैंने बीच में ये प्रोजेक्ट किया था कि कम से कम 1500 भजन मंडल को तबला पेटी दी, ताकि गरीब से गरीब छोटे से मंदिर में भजन गाए। तो भजन हो, कहीं प्रवचन हो, कहीं कीर्तन हो, तो कहीं काव्य सम्मेलन हो। मधुक जी है यहाँ हमारे यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि है। तो ऐसे हमारे यहाँ के भी लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया, पर एक मधुक पांडे बनकर कैसे होगा। हमारे यहाँ से कम 100 मधुक पांडे वर्ल्ड में उसी समय तैयार होंगे जब हम लोग उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो ये
हमारे यहाँ के स्थानिक कलाकारों को लेकर जो बात मैं अक्सर कहता हूँ कि एक एक क्षेत्र में विकास नहीं, केवल रास्ते बनाएंगे, पुल बनाएंगे, इससे नहीं होगा। तो हमें रोजगार भी देना है। केवल रोजगार नहीं देना है तो हमको स्पोर्ट्स में भी आगे जाना है। हमारी रणजी की टीम ने पूरे देश में नाम कमाया विदर्भ का। तो हमारे क्रिकेटियर अभी हो यादव वगैरह तो बाहर ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड में गया हुआ है। तो स्पोर्ट्स के हमारे टैलेंट को प्रोत्साहित करें, हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र के जो टैलेंट है उसको प्रोत्साहित करें। इसमें काम करने वाले छोटे छोटे मंडल है, छोटे छोटे लोग हैं, उनको हम लोग उनको एक प्रकार से अवसर देने के लिए मदद करें। और मैं आपको एक बता दूं, ये सबसे अच्छी बात हुई कि इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग मिलता है हर साल, और उन लोगों ने हमें बहुत अच्छा सहयोग किया है और उसी के कारण अब ये कार्यक्रम कर सकते हैं। हमारे जयप्रकाश जी और अनिल जी मुझे कह रहे हैं कि हम लोग तो करते हैं, पर जो अनेक लोग हैं जो पिछड़े क्षेत्र में हैं, गरीब हैं, बेचारे मोल मजदूरी करते हुए संगीत की आराधना करते हैं, भजन गाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कैसे सपोर्ट करें। तो मैंने इस समय उनको कहा था कि हम लोग ये सांस्कृतिक महोत्सव के लिए थोड़ा सा बाहर के लोगों को भी हम लोग बोलते हैं कि भाई आप स्पॉन्सरशिप दो। अभी तो यहाँ रिलायंस और टाटा से लेकर सबने दी, कोई नहीं बोलते ही नहीं है। पर मैंने इस बार उनको कहा कि आप नागपुर के भी लोगों को कहेंगे कि कोई कार्यक्रम के लिए आप भी जो भी होगा वो सहयोग करिए, और धीरे धीरे हमारी एक मेंबरशिप बनाएंगे। तो मेंबरशिप जो बनेगी वो नेचुरली उनका भी अटैचमेंट बढ़ेगी और वो स्वाभाविक रूप से उसका फायदा होगा। अच्छी टेक्नोलॉजी आई कि इस बार ये जो SMS से हम लोग इन्विटेशन भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिसको जिस प्रकार के संगीत में रुचि है उस कार्यक्रम में वो आएंगे। उससे सभी कार्यक्रम में आ सकते हैं, पर चॉइस करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में यानी आपके वार्ड और नगर में, केवल इतना नहीं कह रहा हूँ, कोई अगर व्यावसायिक है तो आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, कोई सर्विस करने वाला है तो सर्विस के क्षेत्र में, कोई शिक्षक है तो अपने इस प्रकार के जो शिक्षक है जिनमें इनमें इंटरेस्ट है, चाहे उद्योग व्यापार क्षेत्र, शिक्षक, पत्रकारिता, जहाँ कहीं भी हो, उस क्षेत्र के लोगों में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति कोई जिज्ञासा, उनके साथ कोई लगाव पैदा होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत फायदा होता है। मैं बचपन में बाबा साहेब पुरंदरे जी का वो हमारे गिडी नगर विद्यालय के ग्राउंड पर चौथी पाँचवीं की क्लास में बैठता था। बेगे साहब को याद होगा, मेरे से भी सीनियर है। हमारे यहाँ ललित कला विहार मंडल था और वहाँ नाइक रोड पर नाइक का बाड़ा था, उनके यहाँ वो उनका कार्यालय था। और वो उस समय करपात्री महाराज, प्रभावती राजे, पुरंदरे, बाबा साहेब पुरंदरे, बाल शास्त्री हरदास और राम शेवाड़कर, उस समय हम भाषण सुनते थे। तो उनके भाषणों से हमें फायदा मिला कि हमें हमारे मन में रुचि पैदा हुई। कर्ण के ऊपर बाल शास्त्री हरदास जी का भाषण सुना, तब महाभारत के प्रति रुचि पैदा हुई। जब बाबा साहेब पुरंदरे ने शिवाजी समझाया तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा दैवत बने, पर हमें पढ़ने की प्रेरणा बाबा साहब ने दी। तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे भविष्य के नागरिक हैं, उनको देश का इतिहास, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वतंत्र वीर सावरकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, ये सब जो इतिहास है ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। और लोगों को इतिहास पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम है संगीत, नाटक। आपने कभी मनोज जोशी का चाणक्य देखा होगा, वे इस साल नहीं है, पर मेरे आग्रह से प्रार्थना है कि चाणक्य हमको फिर से करना चाहिए, कि वो पूरे चाणक्य का तत्वज्ञान हमको नाटक सिखाता है। अभी बीच में मैंने एक मुंबई के कंपनी मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे कहा कि हमें कुछ सेवा करने का मौका दो। तो मैंने बोला मेरी तो कोई सेवा नहीं, पर आपको करना है तो एक काम करो कि सुरेश भट्ट सभागृह में एक बड़ा मल्टीप्लेक्स का स्क्रीन लगा दो और सिस्टम लगा दो। तो बोले इससे क्या होगा? तो मतलब मेरी इच्छा है कि मेरे नागपुर शहर में जो महानगर पालिका के स्कूल में और पिछड़े हुए क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इनके ऊपर का पिक्चर वो फुकट में देख सके। और ये अगर संभव हुआ तो वो बच्चे देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये क्या इतिहास है।
आपको पता होगा कि मैं 95 और 97 में अशोक हांडेकर के कलाकार थे। और आप में से कुछ लोगों को याद होगा तो आज़ादी 50 का एक कार्यक्रम हुआ था चिटनीस पार्क में। अटल बहादुर सिंह थे उस समय, आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो वो कार्यक्रम हुआ था कुंदातई मेयर की, और कार्यक्रम में रोज हम लोग 2 प्रयोग करते थे और पूरा चिटनीस पार्क पैक होता था। और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो बच्चे निकलते थे वो भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा देते हुए अपने घर जाते थे। और बसेस कर करके स्पेशल बसेस से आते थे, पूरा पैक। एक दिन लाठीचार्ज हुआ क्योंकि लोग अंदर घुसने लगे, क्योंकि कार्यक्रम में हम लोग इतने लोगों को चिटनीस पार्क में जगह नहीं दे पा रहे थे। यानी इतना उस कार्यक्रम की लोकप्रियता थी। अभी अशोक हांडे मुझे मिला, वो आज़ादी 75 कार्यक्रम उसने किया है। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारी उम्र भी 25 साल से बड़ी है, तो अब नए कलाकारों को लेकर आप फिर से एक बार, जैसे 50 इतिहास हुआ, इसे 75 का इतिहास बनाओ, क्योंकि उस कार्यक्रम से पूरे 50 साल का इतिहास सामने आता था। तो मुझे आपसे यही कहना है कि आपके संबंध में से जो स्कूल के बच्चे हैं, विशेष रूप से टीचर्स हैं, हमारे अनेक प्रकार के इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं, इनको सबको इसमें इन्वॉल्व करिए। और आप लोग भी आइए और इसमें आप सबका सहयोग भी दीजिए, सबको निमंत्रित करिए। और ये कार्यक्रम अभी कोविड के नियमों का पालन करते हुए एक रिक्वेस्ट मैंने की है कि अब टेक्नोलॉजी बदली है तो अपने घर में रोज टीवी पर घर में बैठकर भी लोग देख सके ऐसे कुछ, क्योंकि इतने सब लोगों को हम लोग शायद सुविधा नहीं कर पाएंगे। तो टीवी पर उसका डायरेक्ट रिले उस समय हो, ताकि केबल टीवी के माध्यम से लोग घर पे भी देख सके, इसका आनंद ले सके। तो हम लोग सभी लोग इसका प्रयास करेंगे और आप सब लोगों का सहयोग भी है और लोगों तक जाने के लिए आप सबका उपयोग है। और आप सबके सहयोग से इस बार हमने आगे भी कार्यक्रम करेंगे। मैंने ये भी सुझाव दिया है कि अभी सुरेश भट्ट सभागृह की कैपेसिटी करीब 2200 है, 2500 तक हो सकती है, 2200। तो थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम हम केवल महिलाओं के लिए, केवल दत्ता भवर में एक ज्येष्ठ नागरिकों का संगठन चलाते हैं, तो वो बेचारे अब सब रिटायर हो गए। अब एक समय के बड़े अधिकारी थे, बड़े लोग थे, पर अब घर में लड़के के हाथ में चाबी चली गई है, तो बेचारे अस्वस्थ रहते कि अब मैं क्या करूं। तो हमने उनका बड़ा एक मंडल बना, हजारों लोग उसके मेंबर हैं। तो हमने एक इलेक्ट्रिक बस ऐसी डोनेशन में एक ने दी, हैदराबाद की एक कंपनी थी, उन्होंने हमको दी। तो हमने कहा कि तुम यात्रा करने जाओ, तो वो बस फुकट में देते हैं। तो लोग अभी तक 15,000 ज्येष्ठ नागरिक कई यात्रा करने के लिए फुकट में जाके आए। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कोई अलग कार्यक्रम, कोई ज्येष्ठ नागरिकों के लिए कोई अलग भजन का कार्यक्रम, अगर जवान लड़के होंगे तो उनके संगीत के लिए उनके लायक कार्यक्रम, ऐसा भी करके और कुछ करने का कोशिश करेंगे। पर इस बार कोविड की मर्यादा है, सरकार के नियमों का पालन करके हमको सबको इससे जाना है। शायद अगला साल ऐसा आएगा कि ये रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं रहेगा, तो जैसे कृपाल जी ने कहा, हम और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मीडिया के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और निश्चित रूप से पूरे कार्यक्रम के लिए उनका भी सहयोग हमको मिलेगा। और ऐसा भी विश्वास है मुझे, जिन लोगों ने स्पॉन्सरशिप दी है कार्यक्रमों के लिए, उनका भी मैं आभारी हूँ। और उसके साथ साथ हमारे होटल्स के लोगों ने भी, क्योंकि कलाकार आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था है, उन्होंने भी मदद की है। और बड़े प्रमाण पर जितना हम खर्चा करते हैं उतना पैसा कहीं न कहीं लोग भी हमको मदद करते हैं। और सभी कलाकारों को हम किसी का फुकट में नहीं करते। मैंने एक बात तय की है कि कलाकार का कार्यक्रम फुकट में नहीं देखना। फुकट में देखना ये पाप है, क्योंकि वो अपनी कला के लिए इतने मेहनत और परिश्रम करता है। तो कहीं भी किसी के रेस्टोरेंट में जाना, फुकट में खाना, किसी के गाना सुनना, फुकट में पास भेज दो मेरे पास, ये धंधा बहुत खराब है। हमने सबके मेहनत की कदर करनी चाहिए, किसी की फुकट में सेवा नहीं लेनी चाहिए। अगर हम भी अपने कलाकारों को अगर प्रोत्साहित नहीं करेंगे
तो हम बाकी लोग कैसे करेंगे? और वो कलाकार कितने कठिनाई से ये कार्यक्रम करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी कितनी रिस्की होती है, कठिन होती है, तो उनके साथ पीछे खड़े रहना यही हमारी भावना। इसलिए हमने सब कलाकारों को, मुझे बोलते हैं कि आप बोल दोगे तो वो फ्री ऑफ चार्ज कार्यक्रम करेगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ये फ्री ऑफ चार्ज वाला फुकट धंधा मत करना। वो जितना बोलता है उतना पैसा उसको दो। उस कलाकार की तपश्चर्या और उसकी कीमत, उसकी मेहनत की कदर करना चाहिए। और इसलिए हमने कोई कार्यक्रम फुकट नहीं किया। कोई एक आधा बोलता है, एक हौसे जी जो आए थे पंजाब के कलाकार, तो उन्होंने यहाँ पैसा लेने के लिए मना किया। मेरे अच्छे संबंध है उनसे, वो बोले मेरे से पाप होगा, बिल्कुल नहीं लूंगा मैं। तो मैंने दिल्ली में अपने घर बुलाकर उनको कहा कि ये 5 लाख रुपए आप लोग लगे तो किसी संस्था को डोनेट करो, पर हमने कलाकार का कार्यक्रम फुकट में किया, ये हमारे मन को अस्वस्थ करने वाली बात है, ये ठीक नहीं। तो स्वाभाविक रूप से हमने सब कलाकारों को उनका मानधन दिया है और सम्मानजनक मानधन दिया है, निगोशिएट करके नहीं किया है। जो भी उनको रीजनेबल है वो हम देते हैं, क्योंकि कला की कदर हमने करना चाहिए सबके, छोटे मोटे कलाकारों की यही भावना है और उनको प्रोत्साहन करने के लिए हमारा महोत्सव है। तो ये जितनी बातें मुझे बताने के लिए बताई थी तो मैंने बताई है, पर इसका आखिर जो सक्सेस है, आप सब इसमें रोज शामिल होंगे। आपका व्यक्तिगत आर्थिक सहयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ आकर आपका सहयोग रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा। मैंने कहा कि अलग अलग कार्यक्रम के लिए अलग अलग टीम बनाओ, उनको स्टेज पर बुलाओ, सत्कार के लिए अलग बनाओ, गेस्ट अलग अलग बनाओ, हमारे यहाँ के अलग अलग पुराने लोग हैं उनको बुलाओ, और इस क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है उस कैटेगरी वाले लोगों को भी इसके बहाने उनका भी सत्कार करेंगे, ताकि हमारे शहर का सांस्कृतिक मूल्य और बढ़े। तो मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से यशस्वी होगा। कोविड के 2 साल के गैप के बाद अब ये कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप भी इसका आनंद लीजिए। और आपके साथ आपको जो जो लगता है, आपको लगता है ये आयोजन समिति में कि किसी को स्पेशल बुलाने के लिए निमंत्रण देना चाहिए, तो वो भी बताइए। और इस बार एक योगायोग है कि दयाशंकर तिवारी अपने मेयर है। ये दयाशंकर तिवारी मामूली आदमी नहीं है, आपको मालूम नहीं होगा। ये केवल नेता नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा नंबर 1 पर जिसको वक्तृत्व में वैसा वक्ता है, साहित्यिक है, कवि है, हिंदी के बारे में बहुत प्रखरता से, इतना मास्टरी है हिंदी पर उनकी कि एक अच्छा साहित्य, कविता, उसका लिटरेचर और वक्तृत्व, और ये चारों बातें, और फिर राजनीतिक सेवा और कर्तृत्व अलग बात है। तो ऐसा मेयर हमको मिला है नागपुर का। तो मुझे लगता है कि ये हमारी विरासत है कि हमें बहुत अच्छे लोग मिले। अटल बहादुर सिंह हर साल बहुत इसमें आते थे, इस बार वो यहाँ हमारे बीच में नहीं है, हमारे लिए बड़ा दुखद है। काफ़ी लोगों का सहयोग हमको मिलता था, काफ़ी लोगों ने जब इसकी शुरुआत हुई तो उनके बहुत लोगों की मदद मिली, उनकी शुभकामनाएं मिली। कुछ लोग हमारे बीच में हैं, कोविड में कुछ लोग चले गए, पर आज फिर से एक बार हम सब एक अच्छे मूड में आए। और संकटें आती है, पर संकटों को हिम्मत के साथ उसका मुकाबला करके हमको आगे जाना है, और यही स्पिरिट आगे जाने का इस कार्यक्रम से फिर से एक बार उत्साह और आनंद के साथ नागपुर की जनता को आपके द्वारा मिलेगा। इसलिए आप सबका आप सहयोग करिए, यही मेरी प्रार्थना है। और कार्यक्रम का जो डिटेल है वो मैंने बताया। केवल मीडिया के लोगों को कोई 2-3-4 कुछ विशेष प्रश्न पूछने होंगे तो मैं इसी संबंध से तो जवाब दूंगा। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे